सो डियर स्टूडेंट, जो आज की जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट रहेगी। जो 12th क्लास बायोलॉजी का हम थर्ड चैप्टर है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया और जो गैमेटोजेनेसिस जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis है उसको कंप्लीट किया था। अब सेकंड पार्ट में हम जो आगे की जो प्रोसेस है, जो फीमेल में इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो प्रोसेस जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के अंदर होती है जिसको गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, और जब कंप्लीट हो जाती है तो पार्ट्यूरेशन और लैक्टेशन, ये प्रोसेस हम यहाँ पे डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में ही कि ये जो प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, इवेंट्स होते हैं कुछ यहाँ पे, और वो इवेंट्स बार बार साइकिलिंग करते हैं, वो एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप उनके अंदर देखने को मिलेंगे। और कंडीशन क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तभी होता है जब जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यदि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो उसका वो किस चीज़ का इंडिकेशन है, प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है, या फिर इरेगुलरिटी आ जाती है कई बार मेंस्ट्रुएशन में, तो वो स्ट्रेस की वजह से, पुअर हेल्थ है उसकी वजह से भी इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बिगिन होता है प्यूबर्टी के टाइम पे उसको मिनार्क बोलते हैं, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो कि 50 ईयर्स के आसपास होता है उसको मीनोफेज बोला जाता है। ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो इवेंट्स है लगभग जो टाइम पीरियड है 28 to 19 डेज 29 डेज तक चलता है, और इसके अंदर कुछ इवेंट्स हैं वो साइकिलिंग रूप में चलेंगे। और जो मेंस्ट्रुअल एक मेंस्ट्रुएशन से जो ब्लीडिंग फेज होता है उससे नेक्स्ट वाली जो ब्लीडिंग फेज है वो एक कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बनाती है। उसके बाद वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मिडल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन होता है उस टाइम पे ओव्यूलेशन प्रोसेस ओवम है उसको रिलीज किया जाता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव, और यदि मेंस्ट्रुएशन का एक साइकिल है वो नॉर्मल टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा है तो वो भी एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को शो करता है, और ये मिनारक से मीनोफेज तक चलता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो सारे स्टॉप हो जाते हैं, और उस टाइम पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो कंप्लीट 28 डेज तक चलेगा, फर्स्ट चलेगा 28 तक। लेकिन यहाँ पे जो हार्मोनल लेवल है वो कैसे कम ज़्यादा होंगे, जो ओवरी के अंदर जो ओवम प्रोसेस है वो कैसे कोरिलेट करेगी, तो ये चार प्रोसेस हैं अलग अलग जो अलग अलग इवेंट दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट में हम एफएसएच जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं उनका लेवल हम देख सकते हैं कि वो मिडल ऑफ द जब ओव्यूलेशन होता है 14 डे के आसपास, इनका जो लेवल है वो काफ़ी पीक पे चला जाता है। और इसी पीक पे जाने की वजह से जो हमने अलग अलग स्टेज पढ़ी हैं oogenesis के अंदर, जो टर्सरी फॉलिकल है मैच्योर फॉलिकल बनेगी, मैच्योर फॉलिकल के बाद जो ओव्यूलेशन होएगा उसी को करवाने में रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो यहाँ पे बनता है, और लास्ट में ये डिजेनरेट भी हो जाता है यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो। और ओवरियन हार्मोन का जो लेवल है वो देख सकते हैं, एस्ट्रोजन है वो भी पीक पे रहेगा, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है वो हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से रहता है, तो जब ये बनता है तो इसका लेवल पीक पे रहेगा, जैसे डिजेनरेट हो जाएगा तो इसका लेवल एकदम से नीचे गिर जाएगा। और जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसकी थिकनेस है वो देख सकते हैं ब्लीडिंग फेज को शो कर रहा है, और ये ब्लीडिंग फेज में जो वाल है वो थिन हो जाती है, और उसके बाद वाल की जो फॉर्मेशन है थिकनेस है वो बढ़ती रहेगी, और 14 डे जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे जो वाल है वो भी कंप्लीट पीक पे चली जाती है। क्यों? ताकि फर्टिलाइजेशन यदि हो तो उसको रिसीव किया जा सके, और इसके अंदर आर्ली वेस्कुलराइज्ड का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई की जाती है, पूरा इसको प्रिपेयर किया जाता है फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। और जो ये जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने का काम कॉर्पस ल्यूटियम का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो करता है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वही डिजेनरेट हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी, जिसकी वजह से जो ये वाल है वापस थिन हो जाती है और नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, किस किस फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो मेजर इवेंट्स हैं वो मेंस्ट्रुअल
फेज है सबसे पहले साइकिल जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ स्टार्ट होएगा, जो कि 3 से 5 दिन तक चलता है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो टूटेगी, इसमें ब्रेक होएगी, और ब्लड वेसल्स हैं जो वो क्या बनाती हैं, एक लिक्विड बनाती हैं जो कि वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होंगी और उनका साइज इंक्रीज होएगा, और ग्राफियन फॉलिकल है जो एंडोमेट्रियम है वो भी अपना जो रीजनरेशन है, जो अपनी प्रोसेस है, थिकनेस है, वो दोबारा बनानी शुरू करेगी प्रोलिफरेशन के द्वारा, नंबर ऑफ सेल इसमें इंक्रीज होंगी। उसके बाद ओव्यूलेशन, जिसको ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो LH का लेवल होता है, LH का लेवल वो सबसे ज़्यादा सर्ज पे रहेगा, मतलब पीक पे रहेगा, और जिससे जो ग्राफियन फॉलिकल हैं वो रप्चर होंगी और उससे जो ओवम है वो रिलीज किया जाएगा। उसके बाद ल्यूटल फेज, ल्यूटल से कॉर्पस ल्यूटियम से नाम आया है, जिसके अंदर ओव्यूलेशन के बाद जो बचा कुछ भाग होता है ग्राफियन फॉलिकल का वो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको बनाता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो देख सकते हैं हम, फॉलिकुलर फेज है, यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होती हैं, ओव्यूलेशन है, कॉर्पस ल्यूटियम है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रियोडोल दो हार्मोन सिक्रीट करेगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक पीक पे है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वाल की थिकनेस है उसको मेंटेन किया गया है, और जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो भी हम यहाँ पे थिकनेस और थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाले कौन से हार्मोन हैं जिनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो चेंजेस हैं जो ओवरी और यूट्रस में वो पिट्यूटरी और ओवरिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था। जो सिक्रीशन है गोनाडोट्रोपिन की, LH और FSH की, वो इंक्रीज होती है आराम आराम से फॉलिकुलर फेज के अंदर, और ये बिल्कुल पीक पे चली जाती है जब ओव्यूलेशन होता है। स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और इसका काम क्या होता है, फॉलिकल की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना, उसको बढ़ाना, और एस्ट्रोजन हार्मोन है उनको भी सिक्रीट करवाती हैं ये फॉलिकल, जो ग्रोइंग फॉलिकल है उनसे। और जो LH और FSH है वो पीक पे बिल्कुल हाइट पे चले जाते हैं मिडल ऑफ द साइकिल 14वें दिन। और जो रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, और इसका जो रैपिड सिक्रेशन है उसी की वजह से ओव्यूलेशन प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट किया जाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसके बारे में कई बार 2 नंबर में नोट पूछ लेते हैं, तो उसमें हम जो बचे हुए भाग होता है जो ग्राफियन फॉलिकल का उससे बनता है ये, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको सिक्रेट करता है, और इसका काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर की जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने का, और नेसेसरी होता है ये जो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, और इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम भी प्रोजेस्टेरोन का ही रहता है। डीजनरेट इन एब्सेंस, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होएगा। इसके डीजनरेशन होने की वजह से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसमें कमी आएगी, और एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो भी डीजनरेट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, जिससे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो होता है, और एक नया जो साइकिल है वो यहाँ से मार्क हो जाता है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है उसकी। उसके बाद हार्मोनल जो कंट्रोल है वो देख सकते हैं, हाइपोथैलेमस से GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो सिक्रेट किए जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जो काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH काम करेंगे, जो सिक्रेट करेंगे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और जो ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाते हैं। और इनका एक पॉजिटिव फीडबैक भी रहता है 12वें से 14वें दिन जो फॉलिकुलर फेज होती है, क्योंकि उस टाइम इनकी जो पीक पे पहुंचाना होता है इनको, और जब ये पीक के बाद जब इनकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इनका काम कंप्लीट हो जाता है, तो इनको नेगेटिव फीडबैक के द्वारा वापस इनकी जो लेवल है उनको कंट्रोल किया जाता है। और जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है उसके ऊपर वर्क करते हैं। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म और ओवम है वो फ्यूज होके जायगोट बनाएंगे, और ये कहाँ पे बनाते हैं, एम्पुलरी रीजन होता है जो फैलोपियन ट्यूब का, वहाँ पे बनाएंगे। इंसेमिनेशन प्रोसेस के अंदर जब कोपुलेशन होता है तो पेनिस के द्वारा स्पर्म को वेजाइना के अंदर रिलीज किया जाता है, और जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो रैपिडली तेजी से मूव करते हुए सर्विक्स यूट्रस से होते हुए एम्पुलरी रीजन में पहुँचते हैं, और ओवम को भी रिलीज किया जाता है जो एम्पुलरी रीजन के अंदर वहाँ पे पहुँचाया जाता है सिलियरी मूवमेंट के द्वारा। सिलिया प्रेजेंट होते हैं वो जब मूव करते हैं, क्योंकि नॉन मोटाइल होता है तो अपने आप आगे जाएगा नहीं, तो
सिलिया ही इसको मूव करवाने में मदद करते हैं। फर्टिलाइजेशन तभी होती है जब ओवम और स्पर्म है वो एक साथ एम्पुलर रीजन में पहुंचे, तो इसलिए चांसेस ज़्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से जो सारे के सारे जो कॉपुलेशंस होते हैं, कोइटस होते हैं, वो प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करेंगे, उनसे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म है वो ओवम के जो जोना पेलोसिडा लेयर है उसके कांटेक्ट में आएगा, और कुछ चेंजेस हैं, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो एक स्पर्म जैसे ही एंटर करना स्टार्ट करेगा तो जो जोना पेलोसिडा लेयर है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे एडिशनल जो स्पर्म है उनकी एंट्री को ब्लॉक किया जाता है। 2 स्टेप में होती है, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक, और ये जो हायर क्लासेज का टॉपिक रहेगा। एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म, और ये क्यों होती है पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज बोला जाता है, ताकि जो एक ओवम है उसको केवल एक ही स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर सके। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, जो एक्रोसोमल रीजन होता है टिप पे प्रेजेंट होता है जो एंटीरियर पोस्टर पोजिशन पे, वो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम जो सिक्रेट करेगा वो जोना पेलोसिडा लेयर को डिजेनरेट करेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी यहाँ पे डाइजेस्ट करके जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है उसको ओवम के अंदर रिलीज करवाने का काम करते हैं। विच इंड्यूसेज कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन, और जैसे ही ये लेयर ब्रेकिंग होगी तो सेकंड जो डिवीजन है मियोटिक डिवीजन वो कंप्लीट होएगा, जिसे सेकेंडरी oocyte बनेगा, और अनइक्वल डिवीजन होता है ये, और इसमें एक सेकंड पोलर बॉडी जो होती है जो कि एक हैप्लॉइड सेट लिए होती है जो कि डाई हो जाती है, उसका काम नहीं रहता, और एक सेकेंड जो हैप्लॉइड ओवम बनता है उसी को oocyte बोलते हैं, और जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम वो फ्यूज हो जाते हैं डिप्लॉइड जाइगोट बनाने के लिए। तो अब हम जो स्पर्म है उसकी मूवमेंट देखते हैं। स्पर्म की जो मूवमेंट है वो स्पाइरल मूवमेंट होती है, ना कि सर्पेटाइन मूवमेंट, जैसे जो स्नेक है वो मूव करता है, पहले हम ऐसे मानते थे, लेकिन जो मूवमेंट अभी खोजी गई है बाद में तो वो एक हेलिकल मूवमेंट शो करता है। पहले ऐसा माना जाता था जो मूवमेंट है इस तरीके से होती है स्पर्म की। अब देख सकते हो सीलिया प्रेजेंट होते हैं ओविडक्ट के अंदर, तो ओविडक्ट में ये मूव करते हुए स्पर्म्स आप देख सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही ये कॉन्टैक्ट में आएंगे एग के तो एक स्पर्म है वो एंटर करेगा जोना पेलोसिडा लेयर के अंदर, और जैसे ही एंट्री होगी तो इसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे लेयर के अंदर, जो कि जो बाकी स्पर्म्स है उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही एंट्री होगी स्पर्म की तो ये जो अपना हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है उसको रिलीज करता है एग के अंदर। जैसे इस एंट्री है तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, जैसे ये आएंगे तो फ्यूज होंगे दोनों मेल और फीमेल के, और एक जाइगोट जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बनेगी, और क्रोमोसोम नंबर भी आप देख सकते हो 23 23 46 यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी। तो ये टॉपिक बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्रोमोसोम पैटर्न है ह्यूमन फीमेल में वो XX होता है। वैसे 22 पेयर्स होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, सिंगल एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में XX होता है वो, और मेल में XY होता है। ऑल हैप्लॉइड गैमेट, जो फीमेल के द्वारा जितने भी गैमेट प्रोड्यूस किए जाएंगे उनके पास X क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल के पास X क्रोमोसोम भी हो सकता है और फीमेल के Y क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो सकता है। 50% X हो सकते हैं, 50% Y क्रोमोसोम हो सकते हैं। फ्यूजन के बाद यदि जाइगोट के पास पॉसिबिलिटी होती है कि वो XX क्रोमोसोम भी लिए हो सकता है या फिर XY, तो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म है जो ओवम के साथ आके फ्यूज करेगा। यदि X फ्यूज करेगा तो जो बेबी गर्ल प्रोड्यूस होगी, और यदि Y फर्टिलाइज करता ओवम को तो उससे बेबी बॉय प्रोड्यूस होएगा। तो जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू ए फीमेल, और फीमेल बेबी, और जो XY है वो मेल बेबी को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से एक मिसकंसेप्शन है वो भी दूर होता है कि जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि जो बेबी बॉय प्रोड्यूस होता है, बेबी गर्ल प्रोड्यूस होता है लड़का लड़की होने पे, तो वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसके लिए जो मेल पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो सेल इन द ओवरी, ओवरी के अंदर जो डायग्राम से समझ सकते हैं जितने भी XX क्रोमोसोम लिए हुए हैं, और गैमेटोजेनेसिस में XX क्रोमोसोम अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे, और स्पर्म जिस स्पर्म के द्वारा यदि X स्पर्म X ओवम को ही फर्टिलाइज करता है तो फीमेल बनती है, और यदि Y स्पर्म X क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करेगा, X ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो वो मेल बेबी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। उसके बाद इम्प्लांटेशन, ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, जिसके अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर धंस जाती है, इम्बेंड हो जाती है,
और इसी से प्रेगनेंसी की है जो स्टार्ट हो जाती है। तो इससे पहले कुछ क्लीवेज देखने को मिलते हैं, जैसे जाइगोट है, जाइगोट की जैसे बना है तो वो इस्थमस रीजन में आएगा और इस्थमस रीजन के बाद वो यूट्रस के अंदर एंटर करता है और जैसे ये मूवमेंट करता है तो टू सेल बनेगी, इसमें डिवीजन होते रहेंगे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो मोरुला स्टेज होती है 16, 8 से 16 स्टेज होती है जो ब्लास्टोमर्स होते हैं, जो सेल्स को ब्लास्टोमर बोला जाता है। जो मोरुला स्टेज है 8 से 16 सेल स्टेज को बोलते हैं और मोरुला आगे डिवाइड होता रहता है और साथ लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही कन्वर्ट होएगा आगे यूट्रस के अंदर मूव कर जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, वाइवा में पूछ लेते हैं और क्वेश्चन भी आता है कि ये एक ब्लास्टोसियोल, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है और ऊपर वाली जो लेयर है बाहर की कवरिंग उसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं और थोड़ा सा एक ग्रुप ऑफ सेल होता है एक जगह पे पड़ा हुआ तो उसको इनर सेल मास बोला जाता है और इनर सेल मास ही आगे जाके जर्म लेयर्स बनाएगा और जर्म लेयर से ही सारी जो अलग अलग ऑर्गन है वो यहाँ पे बनते हैं। ट्रोपोब्लास्ट लेयर का काम क्या रहता है, वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होएगी और इसी से जो क्रोनिक विलाई है वो बनते हैं। इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड, जो इनर सेल मास है वही आगे जाके जो एम्ब्रियो है उसको बनाने में मदद करता है। उसके बाद अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन वाल है वो डिवाइड होंगी रैपिडली और पूरे ब्लास्टोसिस्ट उसको कवर कर जाती हैं। तो कम्प्लीटली इम्बेंडेड हो जाता है जो ब्लास्टोसिस्ट होती है इम्प्लांटेशन के अंदर। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे ओवरी, ओवरी से ओविलेशन हुआ है, ओविलेशन जैसे ही एम्पुलरी रीजन में आएगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जैसे इसमें 2, 4, 8 सेल स्टेज है तो ये आगे जाके मूव करता करता इसमें डिवीजन होते रहते हैं। मोरुला में 16 सेल स्टेज हैं और जैसे ही आगे ब्लास्टोसिस्ट बनेगी यही जो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ है वो अटैच होती है। उसके बाद प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो बनेगी पहले। जो सबसे पहले क्रोनिक विलाई हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर और इम्प्लांटेशन जैसे होएगा तो इसके अंदर ये क्रोनिक विलाई वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी और ये किसके द्वारा सराउंड हो जाती हैं, इसके आउटर जो मीडियम है वो यूट्राइन टिश्यू होते हैं या फिर मैटरनल ब्लड के द्वारा ये गिरी होती हैं। प्लेसेंटा, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो फिटस जिसको बोलते हैं और मैटरनल बॉडी के बीच में कनेक्शन का काम करता है और फॉर्म्ड बाय क्लोनिक विलाई, ये क्रोनिक विलाई जो एम्ब्रियोनल साइड है उससे बनता है और यूट्राइन टिश्यू जो मेल फीमेल वाली जो साइड है उससे बनता है और ये आपस में इंटरडिजिटल, इंटरडिजिटल मतलब काफ़ी एक दूसरे में कॉम्पैक्टली फिक्स हो जाते हैं। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है जो गैसेज है उसकी सप्लाई है जो मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड के अंदर ये करने का काम, जो एक्सचेंज करने का काम करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी सप्लाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी फीटस के अंदर उसको ये रिमूव करेगा और एक्सक्रीटरी वेस्ट है उनको भी एम्ब्रियो से निकाला जाता है। और एम्ब्रियो के साथ ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच होता है जो कि सब्सटेंस जितने भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे उसको एम्ब्रियो के अंदर भेजेगा और एम्ब्रियो से लेके भी आएगा। एक ट्यूब होती है वैसे जो कि बर्थ के टाइम पे रिमूव की जाती है। एक्ट्स एज ए एंडोक्राइन टिश्यू और साथ में कुछ ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है जैसे HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, क्रोनिक जो पोर्शन है वहाँ से रिलीज किए जाते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड रहता है HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ये हार्मोन है जो वो प्लेसेंटे के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। और लेटर फेज में एक हार्मोन है रिलैक्सिन, वो भी ओवरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है जो कि जो मसल्स हैं यूट्राइन मसल्स उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में मदद करता है डिलीवरी ऑफ द बेबी के लिए। जो जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन होते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो HCG है, HPL है, रिलैक्सिन है, ये वुमेन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और इन्हीं के टेस्ट से ही हम प्रेगनेंसी जो किट होती है वो काम करती है। लेवल ऑफ अदर हार्मोन, और कुछ जो अदर हार्मोन है एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोन है, कोर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इनका लेवल है वो भी काफ़ी मात्रा में मैटरनल ब्लड में वो बढ़ने को मिलता है जिसकी वजह से कुछ चेंजेज हैं वो फीमेल बॉडी में वो भी देखने को मिलते हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, इन्हीं की प्रोडक्शन की ज़्यादा होने की वजह से फीटल ग्रोथ है उसको मदद मिलती है, फीटस अच्छे ढंग से ग्रो कर पाता है। और जो फीमेल है उसके अंदर भी काफ़ी मेटाबॉलिकल चेंजेज, उनके अंदर जो काफ़ी रिएक्शंस जो इंटरनल रिएक्शन होते हैं कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस वो काफ़ी चेंज होती हैं। तो बड़ा क्रूशल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का और मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी में भी ये हार्मोन है वो मदद करते हैं।
उसके बाद हम थोड़ा डायग्राम वाइज यहाँ से समझ सकते हैं। जो इंटरडिजिटल स्ट्रक्चर ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इसी का एक जो डिटेल्ड व्यू यहाँ पे दिया गया है। ये क्रोनिक विलाई है, बाहर मैटरनल ब्लड है और जो टिश्यू है वो है ट्रोपोब्लास्ट लेयर, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और उसके बाद जो थोड़ा और डिटेल वर्जन क्या है कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जाएंगी। और यहाँ पे ये देखने वाली बात ये है कि जो मैटरनल ब्लड है और फीटल ब्लड है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, वो एक लेयर के द्वारा, एक सिंगल लेयर जो मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ये सेपरेट रहते हैं। और इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही जितना भी जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो मटेरियल इनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होगा वही अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगा। तो कुछ सर्टेन ड्रग्स होती हैं वो भी इसके ज़रिए कई बारी जो यदि मदर है वो ड्रिंक करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उससे भी डैमेज होने का जो खतरा रहता है जो फीटस है उसके ऑर्गन्स का। तो इसलिए अवॉइड किए जाते हैं। काफ़ी सारे केमिकल्स हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, वो भी यूज़ नहीं करनी होती प्रेगनेंसी में, जिससे कि फीटल ग्रोथ को बड़ा ही इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन से जस्ट बात शुरू हो जाती है। जो इनर सेल मास है वो एक्टोड्रम आउटर लेयर बनाता है। एक्टोड्रम 3 जर्म लेयर होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हम आते हैं। तो एक्टोड्रम बनती है, एंडोड्रम इनर लेयर होती है, और कुछ टाइम के बाद है जो मीजोड्रम भी है वो भी बनना शुरू हो जाती है। तो 3 जर्म लेयर्स हैं, ये सारे आगे जाके जितने भी टिश्यू हैं अडल्ट में वही इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। स्टेम सेल्स, इनर सेल मास के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास किसी भी टाइप की सेल बनाने की जो कैपेसिटी होती है, टोटिपोटेंसी उसको बोला जाता है, और वो किसी भी टाइप के ऑर्गन में मदद करती हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम पे यही जो स्टेम सेल्स हैं कई बारी टिश्यू ब्लड से मदर ब्लड में आ जाती हैं। तो कुछ ऑर्गन इंजरी वगैरह यदि होती है मदर को तो उसमें भी ये मदद करती हैं। तो मदर यदि फीटस का ग्रोथ में रोल प्ले कर रही है तो फीटस भी अपना जो रिटर्न में मदर की मदद करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ह्यूमन प्रेगनेंसी है जो 9 महीने तक चलती हैं, और जिसके अंदर हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट मंथ है उसके अंदर एम्ब्रियो का जो हर्ट है वो बन जाता है, और एम्ब्रियो की जो हर्ट है उसकी साउंड को हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। यही फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का। आफ्टर सेकंड मंथ, दूसरे मंथ के बाद जो फीटस है वो उसके अंदर जो लिम्स है, हाथ पैर है, वो बनने शुरू हो जाती हैं, और उसके अंदर जो उंगलियां हैं वो भी बननी स्टार्ट हो जाती हैं। 12 वीक्स होते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने बाद जो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, जो मेन ऑर्गन है, लंग्स हैं, किडनी है, ठीक है, वो भी बनना शुरू हो जाती हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे लिम्ब है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन है, जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वो भी यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, 5वें महीने बाद, जो 5वें महीने के टाइम फर्स्ट मूवमेंट है फीटस की वो यहाँ पे देखने को मिलती है। जो किक वगैरह कई बार बोलते हैं मूवीज वगैरह में, देखो किक मार रहे हैं, तो वो किक है जो वो 5th मंथ के बाद ही स्टार्ट होती हैं। और अपीयरेंस ऑफ द हेयर, और साथ में जो हेड है, हेड के ऊपर जो हेयर है वो भी यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। 12 वीक्स जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर है, 6 महीने के बाद जो बॉडी है उसके ऊपर भी फाइन हेयर है, छोटे छोटे हेयर है, वो उगने शुरू हो जाएंगे। आईलेट्स हैं, जो आंखों की पुतलियां हैं वो भी सेपरेट हो जाती हैं। और आई लैसेज हैं, जो जो बोहें हैं, और जो आंखों की पुतलियों पे जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो भी यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद जो प्रेगनेंसी का 9 महीना होता है उसमें फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग स्टेजेस देख सकते हैं। रियल जो डायग्राम है, ऑर्गन वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक सिंगल जो सेल है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो कंप्लीट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। और एम्ब्रियो में काफ़ी नंबर में जो सेल प्रेजेंट होती हैं, कि अडल्ट के अंदर 100 ट्रिलियन जो सेल होती हैं वो एक सिंगल सेल से ही बनी हुई होती हैं। और ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ये 23 जो पेयर क्रोमोसोम उसी के पास होती है। तो देख सकते हैं फर्स्ट डे में फर्स्ट डिवीजन होता है, 1 से 5 दिन के बाद 4 सेल बनती हैं। 1 दिन है ये, 1.5 दिन है 4 सेल। दूसरे दिन ये 8 सेल, उसके बाद तीसरे दिन अलग अलग जो ये अरेंज हो जाती हैं सेल। चौथे दिन जो ब्लास्टो
सिस्ट है, चौथे दिन 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनेगी। 1 महीने में जो हार्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसकी हार्ट बीट हम सुन सकते हैं। दूसरे मंथ में देख सकते हैं, तीसरे मंथ में जो स्ट्रक्चर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फीटस है उसकी तरफ आना स्टार्ट हो जाती हैं। आइज बन जाती हैं, यहाँ पे ईयर बन रहा है। उसके बाद हाथ पैर वगैरह भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो लिम्स हैं वो भी यहीं पे बनने स्टार्ट हो गए थे। जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स आप देख सकते हो यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई हैं। और उसके बाद जो बाकी के इंटरनल ऑर्गन है वो भी डेवलप होते होते 9 मंथ तक कंप्लीट जो फीटल ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद है पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन में जो फीटस है वो उसकी डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ होता है। और गैस्टेशन पीरियड है, जो एवरेज गैस्टेशन पीरियड हमने देखा है 9 मंथ का होता है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, बहुत तेज जो कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस के अंदर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और काजेज द एक्सपल्जन डिलीवरी ऑफ द फीटस, जिससे कि जो फीटस है उसको बाहर की तरफ है एक्सपेल्ड आउट किया जा सके, बाहर धकेला जा सके। और पार्ट्यूरेशन के अंदर जो मेन रोल है वो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये क्या होती है, जो फीटस है खुद अपनी डिलीवरी के लिए जो सिग्नल है वो फीमेल बॉडी को ट्रांसफ़र करता है। जो सिग्नल है वो डेवलप्ड फीटस से ही निकलते हैं। और प्लेसेंटा है वो भी यूट्रस के अंदर जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो करवाने स्टार्ट कर देता है, जो कि इंडिकेशन होता है प्री डिलीवरी का, डिलीवरी से पहले का इंडिकेशन रहता है। और जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाते हैं मैटरनल पिट्यूटरी से। तो मास्टर ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं। और ऑक्सीटोसिन है वो यूट्राइन मसल्स के ऊपर काम करता है, जिससे कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। और जिससे कि और ज़्यादा जो ऑक्सीटोसिन है वो एक दूसरे के रोल को ये ट्रिगर करते हैं। ऑक्सीटोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स, और ये एक दूसरे के प्रति जो रिफ्लेक्स बनती हैं बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन, इसी से स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके बाद जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बर्थ कैनल के जो है जो बेबी है वो बाहर निकल आता है। और सून आफ्टर डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा है उसको भी बाहर धकेल दिया जाता है शरीर यूट्रस से। उसके बाद आप पिक से समझ सकते हैं, जो 9 मंथ ओल्ड फीटस यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट हैं ये। और फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्विक्स डायलेट्स का मतलब जो सर्विक्स का जो रीजन है वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि जितना ज़्यादा ये डायलेट होगा, खुलेगा, तो उस हिसाब से जो बेबी है वो बाहर निकलना स्टार्ट होएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज में जो बेबी है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है, हेड रीजन बाहर निकलेगा। उसके बाद जो प्लेसेंटा है उसको भी बाहर धकेल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है थर्ड स्टेज के अंदर। उसके बाद लैक्टेशन, लास्ट स्टेप रहेगा। ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो यंग बेबी है उसको फीड करने के लिए जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसके अंदर कुछ डिफ्रेंशिएशन होंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे। कुछ सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट करेगी, और जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं एलोवेलाई सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी। और एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, और ये मदद करती हैं नए जो जन्मे बच्चे को, नवजात बच्चे को फीड करवाने में, उसको पोषण देने में। और प्रेगनेंसी के कुछ जो डिलीवरी के कुछ टाइम के बाद जो लैक्टेशन होता है उसके अंदर जो मिल्क है उसकी जो कंपोजिशन है थोड़ी सी अलग होती है। उसके अंदर काफ़ी सारी एंटीबॉडीज होती हैं, काफ़ी सारा प्रोटीनस नेचर होता है, फैट भी अच्छी खासी होती है। तो वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, जो यंग बेबी हैं उनको एंटीबॉडीज का जो मेन काम होता है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए, ताकि उनकी बीमारी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उनका काम होता है। IgA टाइप की एंटीबॉडीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कई बार पूछ लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन टाइप में, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट, जो नवजात का जो शुरुआती पीरियड होता है उसमें डॉक्टर्स के द्वारा ये ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। 6 महीने तक रिकमेंडेशन होता है। इसका दोनों को फ़ायदा रहता है कि जो हेल्थी बेबी है उसकी भी अच्छे ढंग से पालन पोषण होता है, और मदर है जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है, तो ये ज़्यादातर जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती तो उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है।